अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में इस्लामिक वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद एक उम्मीद बंधी है कि सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, अगर ये चारों मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं और उसकी पजीराई भी हो रही है, अमेरिका भी उसको वेलकम कर रहा है और ईरान भी उसके खुश दिली से उस चीज़ को कबूल कर रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ा जो बेयकीनी वाला फैक्टर है वो इसराइल है। नेतन्याहू कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ साजिशी, कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस कहीं दरमियान में डिरेल हो जाए, टूट जाए, आगे बढ़ ना पाए। क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है, पहले तो गैर कानूनी जंग है, इसकी कोई सैंक्शन नहीं है, यूनाइटेड नेशन से कोई इसका जवाज़ नहीं है, टोटल इलिजिटमेट है, टोटल इलीगल है। हमला किया हुआ है एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर और वहाँ पर जितने भी लोगों को मारा जा रहा है वॉर क्राइम्स के मुकदमात होने चाहिए नेतन्याहू के ऊपर भी और ट्रंप के ऊपर भी। लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से ट्रंप को उकसाकर इस जंग के अंदर घुसेट लिया था और यकीन ये दिलाया था कि 2 से 4 रोज़ के अंदर तो ईरान मलिया मेट हो जाएगा, तो 4 हफ्ते से छोड़ अब 4.5 हफ्ते गुजर गए, 5वां हफ्ता एंड होने के करीब है। लेकिन ईरान वॉर कहीं ख़त्म होने के करीब नहीं है, बल्कि ईरान ने अपने वो जो शाहिद ड्रोन है और मिज़ाइल सिस्टम से ऐसी जगहों को निशाना बनाया जिसकी शायद अमेरिका को भी कहीं वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उससे रडार सिस्टम जो एंटी मिज़ाइल सिस्टम उसने इस पूरे रीजन में इंस्टॉल कर रखे थे वो चुन चुन के शायद ड्रोन ने उनको हिट किया। बल्कि सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर उसके खड़े हुए एक अवैक सिस्टम को जब उनके थर्ड मिज़ाइल और पैट्रियट मिज़ाइल की बैटरीज़ को उसने हिट किया तो वो अवैक सिस्टम ले आए कि अब इसको उड़ाएंगे और उससे दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ईरान से मिज़ाइल भी और ड्रोन ने भी जाकर प्रिंस सुल्तान पर बेस पर खड़े हुए एक अवैक सिस्टम को हिट किया जिससे वो त्यारा 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। BBC ने तस्दीक की है अपनी तहकीकात के नतीजे में कि ये अमेरिका का वही जहाज़ है जो इस बेस से उन्होंने चंद रोज़ पहले भी देखा था। तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ईरान जो है वो बहुत रेजिलियंस का मुजाहरा कर रहा है और ईरान के अंदर दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत भी अमेरिका और इसराइल दोनों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की तरफ से जो धमकी दी जा रही है कि हम बूट्स ऑन दी ग्राउंड लाएंगे, खार्ग उसकी जो आइलैंड है उसके ऊपर ख़ास तौर पर, क्योंकि तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा जजीरा है इस वक्त ईरान के पास, 90% उसकी तेल की पैदावार वहीं से होती है कि वहाँ आएंगे। तो ईरान से किसी वो फूलों के हारों की तवक्को करके अमेरिकी फ़ौज को वहाँ मत उतारे, बल्कि ईरान के जो बहादुर लोग हैं, अवाम है, वो खुद कुछ हमला करके भी इनको मारना पड़ा तो इनको मारेंगे। तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं होगा। सफारती तरीक़ाकार मौजूद है और उसके लिए रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी यूनिक पोजीशन अता की है कि पाकिस्तान ईरान के साथ भी बहुत ही बरादराना ताल्लुकात है, उनसे बात कर सकता है और कर रहा है। पाकिस्तान वाशिंगटन के साथ बात कर रहा है और दोनों पाकिस्तान के ऊपर इत्मीनान का मुज़ाहरा भी कर रहे हैं। बल्कि जो US प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान सऊदी अरब को इंगेज कर रहा है और सऊदी अरब को इंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में अगर कुछ CBMs हो जाएँ इस अरसे में, क्योंकि ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ जब जवाबी कार्रवाई करता है तो इस इलाके के अंदर जितनी उसकी बेसिस है उसको हिट करता है, जिसमें सऊदी अरब भी लपेट में आता है। असूली तौर पर ईरान अगर सऊदी अरब को हिट करना बंद कर दे तो पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के मफाद में ये बेहतरीन होगा। तो सऊदी अरब और ईरान के माबैन भी अगर कुछ CBMs करवाने हैं तो वो भी पाकिस्तान ही करवा सकता है। तो आज के प्रोग्राम की इब्तिदा में हम इन इशूज़ को डिस्कस करेंगे और आगे चल के प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक इजलास हुआ है जिसमें इस सारी सूरत हाल का अपडेट भी लिया गया और पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी को भी डिस्कस किया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जलील अब्बास जिलानी, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, अमेरिका में सफारती जिम्मेदारियाँ भी सर अंजाम देते रहे। जलील अब्बास जिलानी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, ये जो वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ इस्लामाबाद के अंदर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है और क्या वे फॉरवर्ड देखें? जी, शुक्रिया नदीम मलिक साहब मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। जो इजलास हुआ कल, जो वज़राए ख़ारजा का सऊदी अरब के, तुर्की के, मिस्र के और पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर जो से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। और उन्होंने लाजमी तौर पे एक तो नंबर 1 पाकिस्तान के ऊपर अपना एतमाद का इजहार किया और दूसरा ये था कि एक कमिटमेंट का भी इजहार किया कि इस जंग को ख़त्म करने में, जिसके बहुत ही नुकसानात हो रहे हैं माशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी और अस्करी तौर पे भी पूरी दुनिया में, तो उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। मैं समझता हूँ कि ये सारी जो सी है एक बहुत अच्छी एक एफर्ट थी
लेकिन नदीम मलिक साहब, आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत अच्छी बात की कि आइंदा क्या होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये जो जंग है वो एक दूसरे फेज़ में दाखिल होती नज़र आ रही है। पहले फेज़ में तो आपको जैसे मालूम है कि अमेरिका और इज़राइल का ये ख्याल था कि वो बहुत ही जल्द इसको 4-5 दिन में, एक हफ्ते के अंदर अंदर इस जंग को ख़त्म कर देंगे और अपने मकासद वो हासिल कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और आपने रेजिलियंस की भी बात की, ईरान ने बहुत रेजिलियंस शो की। और दूसरा ये था कि जो अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को, तो वो भी अपना उसको भी ईरान ने ये साबित कर दिया कि उनके पास अभी भी बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ है। तो जब मैं ये बात करता हूँ अपना सेकंड फ़ेज़ की, तो सेकंड फ़ेज़ में आपने देखा कि अमेरिका की जानिब से एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है और दूसरी तरफ उनकी तरफ से फ़ौजें भी मज़ीद भेजी जा रही हैं, मज़ीद, ताकि अपने जो वहाँ पे डिफेंसेस हैं उनको फोर्टिफाई किया जाए। और ये भी बात हो रही है अमेरिका के अंदर कि खाली एयर ऑपरेशन से शायद वो अपने मकासद हासिल ना कर सकें, तो और उसके लिए ग्राउंड ऑफेंसिव बहुत ही ज़रूरी होगा। तो मैं बेसिकली अब उसके अंदर क्या होगा, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक तो वो जो सेकंड फेज़ है, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है और उसका कोई सियासी हल निकालने की अगर वो कोशिश नहीं होती, तो उसके भी फिर नतायज जो सी हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे ख़ित्ते के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होंगे, मिडल ईस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होंगे। और मैं ये जो कल की आपने ज़िक्र किया जो मीटिंग का, तो उसके अंदर सऊदी अरेबिया की जो शमूलियत है वो ये ज़ाहिर करती है कि ये तमाम जो खलीजी ममालिक हैं और सऊदी अरेबिया भी, वो भी चाहते हैं कि इस जंग का ख़ात्मा हो। और पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर भी जो जिस किस्म का और पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार किया गया है ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से, तो हमारे लिए एक, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एक जो एक अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप होती हैं और पाकिस्तान का जो एक क्रेडेंशियल्स है। जलील साहब, लेकिन आप ये सोचते हैं कि ये जो दूसरा फेज़ आप कहते हैं, तो दूसरे फेज़ में आप सोचते हैं कि अमेरिका फ़ौजें असल में वो खारगिल आइलैंड या किसी और ईरान के हिस्से के ऊपर उतार सकता है, ये आपको खदशा है? अब नदीम साहब, अभी तो एक तो मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का इस वक्त जो असल सोच है, वो उसका मैं समझता हूं कि एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ख्वाहिश है उनकी कि किसी तरीके से बातचीत शुरू हो जाए और मामला तय पाए जाएं, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार इस चीज़ का जिक्र भी कर रहे हैं कि उनके राब्ते हैं। लेकिन अब जो वेल इन्फॉर्म्ड एनालिस्ट्स हैं उनका ये ख्याल है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ये जो बात कर रहे हैं कि जी हमारी बातचीत हो रही है वहाँ की मेन लीडरशिप के साथ, तो उनका ये ख्याल है कि शायद वो जो उनका ऑप्टिमिज्म है वो इसलिए भी है कि उससे जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हो रहा है उसको किसी तरीके से उसको कंटेन किया जाए और उसकी जगह पे उसको एक स्टेबिलिटी लाई जा सके मार्केट के अंदर, और जिससे स्टेबिलिटी आती भी है। लेकिन जो असल जो सी है, जो मैं कहता हूँ कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं कि एक तरफ तो इजराइल की तरफ से अटैक जारी हैं, अमेरिका की तरफ से जो मिलिट्री बिल्डअप है वो चल रहा है, और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशंस उनकी है कि किसी तरीके से बातचीत भी शुरू हो जाए। अब ये बातचीत का जहाँ तक ताल्लुक है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं अपनी पब्लिक की तरफ से। वहाँ पे जितने भी एनालिस्ट हैं, मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस हैं काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे पब्लिक का आपको मालूम है कि अभी कल से जल्द से जुलूस भी शुरू हो गए। जलील साहब, लेकिन जो मार्केट्स का प्रेशर है वो शायद एक बहुत की फैक्टर होगा ट्रंप के लिए भी और पूरे यूरोप के लिए भी। गो शायद नेतन्याहू उससे मुतासर ना हो, लेकिन यूरोप
और अमेरिका दोनों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो $150 फी बैरल के ऊपर तेल खरीदने पे तैयार हैं। जो ब्रेंट की प्राइसिंग है वो 115 पे चली गई हैं। जो मिडिल ईस्ट वाला ऑयल है और जो ओमान वाला ऑयल है वो 135 से 150 के दरमियान घूमता है। एक अच्छी खबर आए तो 135 पे आ जाता है, एक नेगेटिव खबर आए तो 150 पे पहुंच जाता है। एंड दिस इज़ गोइंग टू हर्ट यूरोप एंड अमेरिका वेरी बैडली। जैसे जैसे तेल ऊपर जाता है, सेंट्रल बैंक्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। मेरे ख्याल फेड ने आज, उनके यूएस फेडरल रिजर्व की आज रिव्यू भी होगा, अगर उन्होंने रेट्स को थोड़ी बहुत भी ट्वीकिंग शुरू कर दी तो इकॉनमीज बैठ जाएंगी। वो पहले ही यूरोप बैठा हुआ है, अमेरिका भी बैठा हुआ है, तो सारी इकॉनमीज बैठ जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नदीम साहब कि जो इकोनॉमिक प्रेशर है अमेरिका में भी वो बहुत ज़्यादा वो महसूस किया जा रहा है। अब देखिए ना कि अमेरिका के अंदर जो ऑयल प्राइस है, गैस स्टेशन पे जो ऑयल बिक रहा है वो डबल हो गई है पिछले 1 महीने के अंदर। इसी तरीके से गैस की भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊंची चली गई हैं और कई ममालिक में तो गैस अवेलेबल भी नहीं। और ये हालत सिर्फ खाली अमेरिका की नहीं है, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ वो भी इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं और हमारे साउथ एशिया में भी इसका बहुत ही ज़्यादा उसका असर पड़ रहा है। हमने तो, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत ही एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी और हमारे यहाँ ऑयल की अभी कोई ऐसी शॉर्टेज की जो है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन काफ़ी सारे जो बाकी ममालिक हैं, अगर आप हिंदुस्तान देखें, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। इसी तरीके से मिडिल ईस्टर्न प्रेशर, बिकॉज क्योंकि मिडिल ईस्ट की भी जो एक इकोनॉमिक एजेंडा था, उनकी वहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रही थी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही थी, वो भी बड़ी सीरियसली वो जेपरडाइज हो रही है। तो इन तमाम ममालिक की ख्वाहिश ये होगी कि वो किसी तरीके से जंग बंद हो जाए और मेरे ख्याल में अमेरिका की भी ये शायद ख्वाहिश यही होगी। लेकिन उनकी जो डिमांड्स आ रही हैं अमेरिका की तरफ से इस वक्त जो सामने आई हैं, या ईरान की तरफ से डिमांड्स आ रही हैं, वो तो उसमें तो लगता है कि अगर यही डिमांड्स को वो मेंटेन रखेंगे तो फिर आगे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बढ़ना। तो ज़रूरत मेरे ख्याल के मुताबिक इस अमर की है कि किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान अपना मुल्क को पाकिस्तान विल बी विलिंग टू ऑफर पाकिस्तान एज ए वेन्यू ऑफ द मीटिंग। तो वो मेरे ख्याल में वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपनी है। और असल बात तो ये है कि ईरान को पाकिस्तान के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को पाकिस्तान के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। तो ये इन तमाम को ट्रस्ट का मेरे अपने ख्याल में जो एक मंतकी अंजाम होना चाहिए वो तो ये है कि यहाँ पे मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, कि वरना इसी तरीके से वरना मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का रास्ता इसी से मिलेगा। जलील अब्बास जिलानी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, बहुत शुक्रिया किया। इसहाक डार साहब की तवक्को यह है कि वो चाइना का विज़िट करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट से बात की है। यूनाइटेड नेशन, चाइना और यूरोपियन यूनियन, वहाँ से भी सपोर्ट इस प्रोसेस की आ रही है। तो कभी इम्कान ये होना चाहिए कि नेतन्याहू को नई साजिश ना करे और ये जो मुज़ाकराती अमल जिसका इनिशिएटिव टोटली पाकिस्तान ने लिया हुआ है, रास्ता पाकिस्तान निकाल रहा है, अमेरिका और ईरान जो दो बड़े फ्रीक हैं इस मामले के अंदर, और मिडल ईस्ट से भी सऊदी अरब, वो इसको मुकम्मल बैक कर रहे हैं। तो ये सिलसिला आगे चल पड़े। दुनिया सारी की बचत इसमें, ये सिर्फ पाकिस्तान की बचत नहीं है कि नेक्स्ट डोर हमारा नेबर है, पूरी दुनिया के स्टेक्स इस जंग के साथ जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम के इसी से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं, और डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, और एडमिरल फैसल शाह साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ट्रंप साहब के बयान को बहुत संजीदगी से इसलिए नहीं लेना चाहिए कि वो जो सुबह बयान देते हैं वो शाम वाले बयान से मुख्तलिफ होता है, और जो अगले दिन बयान देते हैं वो पहले सारे बयान से मुख्तलिफ होता है। एडमिरल फैसल साहब, आपसे अगर मैं तजिया जानना चाहूँ, इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका की जानिब से ये खदशा है ईरान को कि वो टाइम बाय कर रहा है, ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहा है, मरीन्स ला रहा है, वे ट्रूपर्स ला रहा है, तो वो खार्ग आइलैंड के अंदर तेल वाले ज़खायर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा, या उनके न्यूक्लियर के जो स्टॉक पाइल्स हैं उसको उठाने की कोशिश करेगा। आपको लगता है कि ऐसे ही है या ये प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की जानिब से? शुक्रिया नदीम साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। ओवरऑल तो मुझे ये लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं और ऑप्टिक्स हैं, जिसकी जो एक ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए है कि मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाओ और जो हम कह रहे हैं उसमें से ज़्यादा कंसेशंस हमको दे दो, वरना बहुत बुरा होगा। असल जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को एक हजीमत का इस वक्त सामना है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश।
जिसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन वो खुलवा नहीं पा रहे हैं। और फिज़िकली अगर वो खुलवाने जाते हैं तो मुझे खदशा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो फ़िलहाल ईरान के कंट्रोल में है, उसको ईरान बंद कर सकता है और फिर ये कई महीनों के लिए बंद हो सकती है। आपको याद होगा ट्रंप साहब ने पहले कहा कि 20% में ज़्यादा बमबारी करूंगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप नहीं खोलेंगे, तो उससे भी काम नहीं चला। फिर उन्होंने कहा मैं क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको तबाह करूंगा, उससे भी नहीं हुआ। फिर कई मुल्कों को उन्होंने इनवाइट किया कि आके मेरे साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाएं, लोगों ने मना कर दिया। और फिर उनकी आखिरी स्टेटमेंट ये आई कि जिन लोगों का इन्हिसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर है वो खुद ही उसके ज़िम्मेदार हैं। तो मतलब एक तरह की उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मैं नहीं खुलवा सकता। अब जो उनके पास 2-3 ऑप्शंस हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए, वो है कि या तो वो ईरान को किसी मुज़ाकरात में इंगेज करें और फिर खुद ही ईरान कह दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम खोल रहे हैं और जंग बंद कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ईरान की किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना अटैक किया जाए और उनके सिविलियंस को इतना तंग किया जाए कि वो बाहर आ जाएं और हुकूमत को प्रेशर करें कि जी जंग बंद कर दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। और तीसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि वो खर्ग आइलैंड जैसे किसी इलाके पे कब्ज़ा कर लें और फिर बार्गेनिंग चिप के तौर पे उसको यूज़ करें। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि खर्ग आइलैंड पे अगर ट्रंप साहब कैंपेन कर रहे हैं मिलिट्री, तो वो किस तरह की होगी और उसमें क्या नताइज निकलेंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये अमेरिका में मिलिट्री जो एक्स मिलिट्री कमांडर्स हैं वो भी ये डिस्कस कर रहे हैं। देखें, आइलैंड वॉरफेयर में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो वहाँ बैठा होता है, अगर उसके पास एक बड़ा कंक्रीट किस्म का एयर डिफेंस नहीं है जिसमें राउंड द क्लॉक एयर कवर भी चाहिए आपको, तो फिर आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो ये मुमकिन है कि क्योंकि ईरान के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स नहीं है और एयर डिफेंस नहीं है, तो ये ज़रूर मुमकिन है कि ट्रंप साहब वहाँ बमबारी करके और अपने जो छाता बरदार हैं उनको उतार दें या मरीन्स को लैंड करवा दें। लेकिन जब आप उस आइलैंड पे चले जाएंगे तो फिर क्योंकि वो 25 से 27 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और वहाँ पे फिर मोबिलिटी सिर्फ इस आइलैंड तक ही महदूद रहेगी, इससे आगे तो आप कहीं नहीं मोबिलिटी कर सकते। तो फिर आप वल्नरेबल हो जाते हैं और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सेटअप चाहिए वहाँ पे, और फिर आपको राउंड द क्लॉक एयर फोर्स चाहिए जो आपके ट्रूप्स की वहाँ हिफाजत कर सके। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सेटअप आप इसलिए नहीं ला सकते कि आप शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एंटर नहीं करवा सकते, तो वो शिप्स आके उस आइलैंड के पास नहीं खड़े हो सकते और एक एयर डिफेंस सेटअप नहीं प्रोवाइड कर सकते। एयर फोर्स को आप ज़रूर वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि आपने देखा है अभी रीसेंट टाइम्स में ईरान ने कुछ कारहाय नुमाया अंजाम दिए जो कि बाद में स्टडी करने पड़ेंगे कि कैसे हुए हैं, कि F-35 को भी उन्होंने ज़ख्मी किया है, F-15 भी गिराए हैं और F-18 भी गिराए हैं। तो कुछ ना कुछ उनके पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटी आ गई है। इसके अलावा ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स तो अवेलेबल हैं जिससे वो इस फोर्स को जो कि खर्ग आइलैंड पे बैठेगी उसको अटैक कर सकते हैं और कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं बहुत सारी अमेरिकन की। और अमेरिका में जब आपको पता है कि बॉडी बैग्स जाते हैं तो एक कुराम मच जाता है। तो ये एक बड़ी मिलिट्री कैंपेन है जो कि डाइसी किस्म की है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन मिलिट्री प्लानर्स इसके हक में होंगे, लेकिन अगर जाहिर बात है कि ट्रंप साहब पड़े रहे तो उनको ये करना पड़ेगा, बट फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने के चांसेस कम हैं और फिर उसके साथ ये जो मिलिट्री कैंपेन है इसमें भी उनके सक्सेस के चांसेस कम हैं। दुरुस्त है। ये बड़ी मुश्किल जंग है जिसमें आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं है। दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानियाल साहब, प्रेसिडेंट हाउस में बहुत हाई प्रोफाइल किस्म की बैठक लगी, वज़ीर आला भी बैठे हुए थे, वज़ीर आज़म भी थे, वज़ीर ख़ज़ाना भी थे, डार साहब भी थे, सिक्योरिटी के लोग भी अंदर बैठे हुए थे। क्या चीज़ें डिस्कस हुई? नदीम मलिक साहब, वो जो मीटिंग है वो मेरी पे स्केल से तो ऊपर ही है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा बेहतर हो सकती है। रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर अपडेट किया गया और पाकिस्तान में एनर्जी अवेलेबिलिटी और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई है कि कैसे इंश्योर करना है। लेकिन जो उसका ओवरऑल क्रक्स था वो जो आपने बयान किया है, यही मोटी मोटी चीज़ें थी और किस तरह चीज़ों को जो रीजनल सिचुएशन बन रही है और रीजन जो पूरी सिचुएशन बन रही है उसको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है, किस तरह केटर किया जा सकता है, और लोकल सतह पे भी जो थ्रेट्स हैं और चीज़ें हैं उनको किस तरह देखा जा रहा है और किस तरह आगे लेके जाया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है अभी एज ऑफ राइट नाउ इज़ एट अ वेरी पर्टिनेंट पोजीशन
जो हम होस्ट कर रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, जितने फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, कि पाकिस्तान जो है, जो एक टाइम पे मैं बार बार सारों को कहता हूँ कि आप बाज़ दफ़ा आपके माथे की लकीर भी होती है। हमारे एक एग्ज़ाम था, तो उसमें मेरा एक दोस्त था, उसने सारी अपने पूरा इम्तिहान ऑलमोस्ट याद किया था पेपर, एंड आई लर्नड 3 क्वेश्चंस, एंड अल्लाह ताला की थी कि उनमें से एक क्वेश्चन है एंड आई गॉट अ डिस्टिंक्शन इन दैट एग्ज़ाम, मेरा लॉ का ही था, और उसने सारा किया हुआ था, उसने 2 छोड़े थे और वही 2 आए। तो ये अल्लाह ताला की भी एक देन है कि ये जो टीम है आज जिसमें फील्ड मार्शल हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, मियां नवाज शरीफ की टीम, ये दे हैव बीन ब्लेस्ड बिफोर ऑल्सो, और ये आज जो एक मुश्किल चीज़ जो है इनके कंधे पे दोबारा आई है, इसमें इंशाअल्लाह हम डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक टाइज़ में हमने पहले भी कामयाबी ली है और आगे भी लेंगे। पाकिस्तान को जिस तरह इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकाला है, तो इंशाअल्लाह अभी जो ये डायलॉग शुरू है जिसमें ईरान भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और इसकी पूरी चीज़ में अपना एक रोल है उसका भी, तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ये बड़ी एक क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहा है, और एक मीडिएशन का जो रोल है इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि इसमें कामयाबी होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर जमील साहब, जो ईरान की जानिब से कुछ गुडविल जेस्चर के तौर पर जहाज़ तेल के छोड़े गए, पाकिस्तानी फ्लैग जो शिप्स थे जिन पर पाकिस्तानी झंडा था उन्होंने आने दिए, ट्रंप का उसके ऊपर जो बयानात थे वो कोई काबिल तारीफ़ नहीं है, बल्कि मुझे लगा कि शायद उनके शान शान भी नहीं है कि जो लबो लहजा उन्होंने इख्तियार किया। ईरान ने अगर एक अच्छाई, एक पॉजिटिविटी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर का मुजाहरा किया है, तो ट्रंप को उस अंदाज में उनका जिक्र करते हुए गुरेज करना चाहिए था। पाकिस्तान के लिए भी ईरान ने वो रास्ता खुला रखा है कि 2 जहाज़ एवरीडे पाकिस्तान आते रहेंगे तो तेल क्राइसिस से पाकिस्तान बच जाएगा इंशाल्लाह। कैसे देखते हैं ये सफारतकारी आगे चलते हुए? जी, मधु करने पर मशकूर। सफारतकारी देखिए, पाकिस्तान के डीएनए में इस किस्म की सफारतकारी है। पाकिस्तान ने जब अमेरिका और चाइना को भी करीब लेके आए थे 1971 में, तो उस वक्त भी उससे पहले 1 साल तक उस पर काम किया था। और अब भी जब आप ये देख रहे हैं कि 4 वज़राए ख़ारजा आए हैं, उससे पहले पाकिस्तान ने अपनी कम्युनिकेशन ईरान के साथ, खलीजी ममालिक के साथ, अपने दोस्तों के साथ काफ़ी बढ़ाने के बाद ये बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। और जब पाकिस्तान ने ये बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में कोई कमी आ गई है। इसका मतलब ये है कि किसी तरीके से हिद्दत और शिद्दत थोड़ी कम हो, ताकि कोई रास्ता हमवार हो, दोनों फरीकों को, ईरान को भी और अमेरिका को भी, कोई फेस सेविंग में मिल जाए। अभी तो उस राहों को तलाश करने में सारी एफर्ट्स लगाई जा रही है, क्योंकि अब जो मामला डिसाइसिव फैक्टर आगे चल के नज़र आ रहा है, जो 28 तारीख को तो इसका ना डोनाल्ड ट्रंप को पता था, ना दुनिया को इतना इल्म था, इसका तखमीना लगाया जा रहा था। लेकिन अब इस चीज़ का इल्म है कि कल और परसों जिस तरीके से कोई 90 लाख बल्कि 9 मिलियन अफराद जब अमेरिका में निकले और बाकी यूरोप में 6 या 7 दूसरे मुल्कों में निकले हैं, ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा है और बाकी यूरोप के ममालिक, तो वो उसमें एक थलथली सी मच गई है। और अमेरिका में जो उस पर नारे लगे हैं, उस पर एक प्रेशर आया है अमेरिकन क़यादत पर और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर। इसलिए आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी रिजीम के साथ भी बड़ी ये भी बातचीत चल रही है, और रिजीम तो अब चेंज हो गई है, नई रिजीम जो है, उनका मतलब ये है कि 2 लेयर्स तो रिजीम की ख़त्म हो गई है, तीसरी लेयर जो है उनमें से किसी से उनका राब्ता वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि उनके राब्ते जिस तरह कि ईरान कह रहा है और ईरान के स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कह रहे हैं कि हमारा कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है अमेरिका से, हमारा इंटरमीडिएटरीज के ज़रिए है, यानी कि इंटरमीडिएटरी में सरे फहरस्त पाकिस्तान ही है। तो ये तो सूरत हाल है डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी की जो आस और उम्मीद है वो हर आए दिन आते दिन ये कम होती जा रही है। जमील साहब, जो पाकिस्तान की जानिब से, वो कैसे कह रहा हूँ मैं, ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बाकर कालीबोफ, उनसे बात की जा रही है, वहाँ वज़ीर ख़ारजा से बात की जा रही है, और पाकिस्तान विटकॉफ से भी बात कर रहा है, मार्को रूबियो से भी बात कर रहा है, और तो ये थी कि जल्द ही जेडी वैंस आएंगे और कोई रास्ता निकल आएगा। सऊदीज़ के आने के बाद उसका वज़न बढ़ गया, सऊदीज़ ने आके मोहर लगा दिया उस चीज़ को कि हाँ वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस को। आप सोचते हैं कि अगले चंद रोज़ के अंदर, क्योंकि डेडलाइन भी है एक 7 डेज़ के अंदर वो भी ख़त्म होनी है, तो उसके अंदर अंदर कोई राब्ता साजी आगे चल पड़ेगी? जी हाँ, 6 तारीख तक, 6 अप्रैल तक जो है वो जो डेडलाइन है
उसमें ये रास्ता निकालने की कोशिश तो की जा रही है। और अगर आप लगाया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए, तो उसमें कठिन लेयर्स यानी तहें ज़्यादा बैठती जा रही हैं। आप देखें कि पैरा बटालियन पूरी ला के बैठा दी है इसके हरमुस के सामने ला के, अबू मूसा और उसके इर्द गिर्द इन इलाकों में। मिडल ईस्ट में मरीन को ले आए हैं, एम्फीबियस शिप्स को ले आए हैं। तो करना क्या चाहते हैं? ये तो मालूम यही होता है कि हिट एंड रन की कोशिश करेंगे और उसमें दलदल में और फंस जाएंगे। तो लेकिन बहरहाल क्योंकि इजराइल का एक फैक्टर इस कैलकुलस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको जहन में रखा जाए। इजराइल, जैसा कि हम सारों को पता है कि ये दरीना उसकी मुतालबा और दरीना ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से कोई अमेरिका का सरबराह बतदरीज वो ट्राई करते रहे, और उनको डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में एक सरबराह मिल गया जिसको हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शन कैंपेन के दरमियान अपनी तकरीर में पेशन गोई की थी कि ये शख्स वो है, डोनाल्ड ट्रंप को खिताब करते हुए, कि ही हु हैज़ अ वेरी थिन स्किन एंड एनी कंट्री कैन गेट इनटू दैट थिन स्किन एंड गेट द डिसीजन मेड। तो ये आप देखें कि जो 7 चक्कर लगाए हैं नेतन्याहू ने वाइट हाउस के, और जो अमेरिकन लॉबी को फाल किया है, उसके बाद आपने देखा कि ये जो फैसले किए गए हैं ये स्टेट डिपार्टमेंट के फैसले तो नहीं है, ये उनके अपने। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक करीब आ गई है जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। अमरीकी सदर एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि चंद दिनों में बताएंगे कि अमरीकी जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो किस हद तक ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अमरीका को बड़ा क्लियरली एक मैसेज दिया था, और वो मैसेज ये था कि जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कोलिबोफ और वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, इन दोनों को आप हिट लिस्ट से हटाएं, क्योंकि दोनों सेंट्रल फिगर हैं जो इंगेज कर रहे हैं इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस को। तो अगर आपने इनको असैसिनेट किया या इनको हिट किया तो आपका ये प्रोसेस टूट जाएगा। अमेरिका ख़ुद से इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है जो इस्लामाबाद चला रहा है इस वक्त सफारती सतह के ऊपर। तो इसलिए अमेरिका को भी फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट पूरा फेथ रखना चाहिए और इन रहनुमाओं को हिट करने से गुरेज करना चाहिए। अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया है कि जो खामेनाई है, मुज्तबा खामेनाई, वो शदीद ज़ख्मी हालत में है। बाकी आने वाले दिनों में ईरानी मीडिया और क़यादत की तरफ से बयानात आएंगे तो ज़्यादा चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। एडमिरल फैसल साहब, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये बहुत लंबी जंग खिंचने वाली है? क्योंकि जब बूट्स ऑन दी ग्राउंड आ जाएं तो फिर तो उससे निकलना ज़्यादा जल्दी मुमकिन नहीं रहता। और वहाँ बॉडी बैग्स की भी आपने दुरुस्त बात की थी कि वो कॉस्ट अमेरिकन शायद उठा ना पाए। क्या देखते हैं फ्यूचर? नदीम साहब, मैं खुदा न खास्ता इस जंग को, इसके दायरे को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। आप देखिए कि रीसेंट डेवलपमेंट क्या है। रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि ज़ेलेंस्की साहब ने दौरा किया है यूएई का और कतर का, और डिफेंस एग्रीमेंट किया है और इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है जो कि ईरानियन ड्रोन्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ईरान ने ये ड्रोन्स रशिया को दिए थे, शहीद ड्रोन्स, और वो यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए थे, तो यूक्रेन ने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया था। इसके अलावा यूक्रेन एक और ख़तरनाक काम कर रहा है। यूक्रेन रशिया के ऊपर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इन मुल्कों को कि हाउ रशिया इज़ हेल्पिंग आउट ईरान। अच्छा, रशिया ने कोई 5 से 6 दिन हुए हैं एक स्टेटमेंट दी थी कि हम ईरान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ बिला मशरूत खड़े हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए ये खार्ग आइलैंड वाली जो एक हाइपोथेसिस है, अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है और वाकई अमेरिका उस पर अटैक करता है और उसको कब्ज़ा कर लेता है, तो फिर तो ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ब्रीच हो गई। तो रशिया के पास एक तो जो उसने स्टेटमेंट दी है उसके एवज़, और दूसरा जो यूक्रेन की इनग्रेस है इन मिडिल ईस्ट, उसके एवज़ बड़ा स्ट्रॉन्ग एक इंसेंटिव हो जाता है कि वो इस जंग में बाकायदा शामिल हो जाए, खुल के सामने आ जाए। अगर रशिया सामने आता है तो फिर नेटो के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, नेटो शायद इसमें आना चाहेगा, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो यहाँ पे आ जाएगी। और अगर रशिया आता है तो शायद चाइना उसकी मदद के लिए आ जाए, और फिर उसके पीछे शायद नॉर्थ कोरिया भी आ जाए। तो मुझे तो ये जंग का दायरा इस तरह से वसी होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस वक्त नेगोशिएशंस में, मेरा ये ख्याल है कि उनको भी इस चीज़ का इदराक है, और ये हर मुमकिन कोशिश होगी कि ये नेगोशिएशंस किसी राह पे निकलें और किसी नहज पे पहुँचें। अगर फौरी तौर पे कोई मुआहदा नहीं भी हो पाता तो कम अज़ कम नेगोशिएशंस के ज़रिए टाइम बाय किया जाए और कूल डाउन किया जाए टेम्परेचर को,
और जो लोग एक्स्ट्रा इस वॉर में इधर उधर से आ रहे हैं या उनके लिए वो रास्ते खुल गए हैं आने के लिए, उन रास्तों को प्लग किया जाए ताकि ये ज़्यादा ना बढ़े और इसका दायरा वसी ना हो और ज़्यादा लंबी भी ना चले। लेकिन जहाँ तक दुरुस्त है, हमारे जो मिडिल ईस्ट के लीडर्स हैं कम से कम उनको भी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने जो कुछ यूक्रेन के साथ किया तो वो ज़ेलेंस्की वही कुछ ही मशवरे जाके अरबों को भी देगा, अपना भी मुल्क उसने बर्बाद करवा दिया, उनको भी बर्बाद करवाएगा। लेकिन एक सवाल आपसे है बैरिस्टर दानियाल साहब, पाकिस्तान को एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से तेल की सप्लाईज़ अनइंटरप्टेड चाहिए। ईरान ने तो अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन अगर जंग तूल पकड़ती है तो फिर शायद वो जहाज़ उसके लिए निकालना मुमकिन ना रहे। अभी तो हॉर्मोज़ कंट्रोल करते हैं ना, तो आपके 2 जहाज़ वो निकाल रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए नदीम साहब, 2 चीज़ों के ऊपर पहले मैं अगर बिफोर गोइंग टू दिस कि देखिए आज पाकिस्तान जब निगोशिएटिंग कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न बयानुल मरसूस कि इस रीजन में एक चीज़ तो समझाई कि माइट इज़ राइट। आज वर्ल्ड ऑर्डर है ही है, माइट इज़ राइट। जो ताकतवर है वो अपनी चीज़ें भी मनवा रहा है और अपनी तरीके से कर भी रहा है, और आज मीडिएटर भी वही है जिसके पास कोई ताकत है। इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ, और इंडिया जिस तरह ये तजक हमारे भाई कह रहे थे कि आज जो चीज़ें 2 किस्म के पार्टीज़ हैं इसमें, एक इंडिया जैसी जो चीज़ों को एस्केलेट करके ख़राब करना चाहते हैं, और एक पाकिस्तान जैसे जो इस चीज़ को मीडिएट करके चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। और पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है इसमें, ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ भी। ये ज़ेलेंस्की और इंडिया, ये जो जिनकी पहले भी मुलाकातें, और ये जो नेतन्याहू, ये सेम माइंडसेट के लोग हैं, फैशिस्ट लोग हैं, और ये माइट को ही राइट समझते हैं और ये एक्सट्रीम व्यूज़ रखते हैं। पाकिस्तान अपनी इंटरनल जंग भी लड़ रहा है, अपने डिफेंसेस को, हमारा बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान वाला पूरा एक खुला हुआ है, महाज पूरा खुला हुआ है, और साथ इस महाज को भी देख रहे हैं, और साथ हमारा पैक्ट भी है सऊदी अरब के साथ। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के ऊपर हम अपने आप को न्यूट्रलाइज रख रहे हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। और इसके साथ जब हम अपने आपने जिस तरह कहा, ये हमारी एनर्जी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे इंश्योर करेंगे कि सूरत हाल बिगड़ने के बावजूद हमें मिलती रहे? देखिए पाकिस्तान तो टोटल रिलायंस है इंपोर्टेड एनर्जी। देखिए हम बिल्कुल हम टोटल रिलायंस है, और अगर उसी रिलायंस और उसी की वजह से भी पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे कि हमारा जो एक ट्रस्ट फैक्टर है इन तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ में, आज इंडिया में बहरान हंगामे हो रहे हैं, बांग्लादेश में हंगामे हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द हंगामे हो रहे हैं, पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि जो ये हमारी सप्लाई है उसका मसला नहीं होगा। अगर ईरान के पास कंट्रोल नहीं होगा तो किसके पास होगा? गल्फ़ के पास होगा, मिडल ईस्ट के पास होगा, किसी और के पास होगा। तो पाकिस्तान इज़ इन अ पोजीशन वेयर इट कैन एश्योर कि इंशाल्लाह ये जो हमारा फ्यूल की शॉर्टेज और वो है वो नहीं होगी। प्राइस एस्केलेशन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्राइस एस्केलेशन शायद किसी भी मुल्क के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी जो स्मूथ सेलिंग और स्मूथ जो यहाँ पहुँचना है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के कंट्रोल में भी होगी और इंशाल्लाह आता भी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर दानियाल, एडमिरल फैसल शाह साहब, डॉक्टर जमील साहब, जलील अब्बास जिलानी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।